हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए आज की हमारी ये 4th क्लास होगी, जिसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशन यानी आज हम मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट के पास सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस है, तो ये मॉडल टेस्ट आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो सीटेट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते तो आप इजीली से उन्हें आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कभी भी सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी एंट्रेंस, टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आज की हमारी ये 4th क्लास होगी। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपलोड किए। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन की, जिस तरीके से हमारे सीटेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा वैली रिलेटेड टू, यानी कि नर्मदा वैली जो है वो किससे रिलेट करते हैं? आपके हड़प्पा की सभ्यता से, वैदिक काल से, या फिर शिकारी और संग्रहण, जिसे आप पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल के नाम से भी जानते हो, इससे ये रिलेट करता है, या इनमें से किसी से भी नहीं करता। देखो एग्ज़ाम में ये बहुत कुछ वन वर्ड बेसिक चीज़ें भी आती हैं, और ये जब मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कराई थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट करो। तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा वैली जो है ये ज़्यादातर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? आपके हंटिंग और गैदरिंग के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप सभी को कमेंट करके यहाँ पे राइट आंसर भी बताना, ताकि आप सभी ये देख सको कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कितनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि मगध वॉज द बिगेस्ट किंगडम। तो यानी आपको पता है कि 16 महाजनपद में से एक जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था आपका मगध। तो आज से कितने साल पहले ये सबसे बड़ा साम्राज्य आपको देखने को मिलता है? 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, या 2500 साल पहले, या फिर आज से 3000 साल पहले? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मगध हमारा सबसे बिगेस्ट साम्राज्य था आज से कितने साल पहले? बिल्कुल आज से 2000 साल पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि आपकी एनसीईआरटी के जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं उसी में से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि वेयर आर द सुलेमान एंड कीर्तहर हिल लोकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपने एनसीईआरटी की वीडियो को प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, और फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि सुलेमान और कीर्तहर हिल जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से सब कॉन्टिनेंट में कौन सी जगह पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, या फिर साउथ ईस्ट में? तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आपको ये किसकी बाउंड्री पर देखने को मिलता है कि हमारे सुलेमान और कीर्तहर हिल्स, पहले तो ये लोकेटेड था आपका पाकिस्तान में। अब अगर हम याद करेंगे कि पाकिस्तान आपको कौन सी जगह पर देखने को मिलता है, बताइए? यस, नॉर्थ वेस्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा शहर है जो कि आपके नवपाषाण काल का स्थल नहीं है? मेहरगढ़, चिरान, आपके कोल्डेवा, या फिर हुंसकी? तो देखो यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें तो इनमें से कौन सी साइट जो है आपकी, कौन सा शहर जो है वो न्यूलिथिक साइट नहीं है? तो देखो वो है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ आप सभी जानते हो कि मैंने आपको बताया था ये पहली ऐसी वो जगह है जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर का प्रमाण मिलता है, कृषि का प्रमाण मिलता है, जहाँ पर खेती की शुरुआत हुई थी, जहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ का उत्पादन किया गया था। बट मेहरगढ़ आपका न्यूलिथिक साइट हमारे भारत का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये आज के प्रेजेंट डे पर आपको कहाँ मिलता है देखने को? यस, पाकिस्तान में। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ जो है वो हमारे न्यूलिथिक साइट का पार्ट नहीं है। बाकी साइट पे जो आपको किस किस चीज़ों का एविडेंस देखने को मिलता है, जल्दी से जल्दी सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि चिरांद जो जगह है इस साइट पर हमें किस चीज़ का प्रमाण मिला था, कोल्डेवा में किस चीज़ का प्रमाण मिला, ये सभी आपको बताना है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, देखो न्यूलॉथिक नवपाषाण काल मैंने आपको बताया, जिसको आप न्यू स्टोन एज के नाम पे जानते हो, और यहाँ पर आपकी ह्यूमन टेक्नोलॉजी अच्छी खासी डेवलप हुई थी। ठीक है, बहुत सारी साइट्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं और किस साइट पर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई ये आपको बताना होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनाम गांव वॉज द, तो इनाम गांव जो है वो आपकी एक अर्लीस्ट सिटी है, अर्लीस्ट टाउन है, अर्लीस्ट किंगडम है, या फिर अर्लीस्ट विलेज है। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इनाम गांव जो है, देखो पहले तो याद रखना कि ये आपका अर्लीस्ट विलेज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनाम गांव अगर हम बात करें तो ये पोस्ट हड़प्पन अगेरियन विलेज है, और ये कहाँ पर आपका फाउंड हुआ था, साइट भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, आपके महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि भीमबेटका की जो गुफा है वो किसके लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए, स्टोन टूल यानी पाषाण के उपकरण के लिए, या जो लकड़ियों के उपकरण आपके मिले, या इनमें से कोई नहीं। देखो भीमबेटका के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं और हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भीमबेटका, जो कि आपको पता है पहली चीज़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना। ये आपकी फेमस है रॉक पेंटिंग के लिए। ठीक है, हमें जो रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है वो भीमबेटका को देखने को मिलती है, और ये ऑलरेडी जब हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ की थी उस पर मैंने आपको बताया था। और ये आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला जाता है कि यहाँ पर आपकी कौन सी स्पीसीज़ देखने को मिलती है, वो है आपके होमोसैपियंस। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें कम से कम कितने 750, ठीक है, आपके 750 जो है वो पेंटेड रॉक शेल्टर। ये कुछ एडवांस भी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है नवपाषाण क्रांति की शुरुआत कौन से समय पर हुई थी? आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले, या फिर 40,000 साल पहले? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही। जल्दी से बताओ, नवपाषाण क्रांति की शुरुआत आज से कितने साल पहले हुई थी? देखो, नवपाषाण क्रांति मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जो पैलियोथिक का टाइम है वो है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के आपके 10,000 की मैं बात करूँ तो वो आपका मीसोलॉथिक, पूरा पैलियोथिक, पूरा पाषाण काल, फिर 10 से लेकर के आपके 8 तक। वैसे अगर हम देखें तो हर जगह आपको अप्रॉक्सली देखने को मिलेगा कि हमारे न्यूलॉथिक जो पीरियड है इसकी शुरुआत आपकी जब मानी जाती है, हर जगह आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं पे ये 8,000 की अप्रॉक्सली आप देखोगे, तो याद रखना, इसलिए क्या होता है कि हमें सबके टाइम पीरियड अप्रॉक्सली तो पता होना चाहिए। उसके बाद 8 से लेकर के आपके 4,000 फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है जो न्यूलॉथिक नवपाषाण जो है हमारे स्टोन एज की 3rd फेज़ है, और ये वो फेज़ है जब हमारे फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है, जब वो समय है जब यहाँ पर आपके क्या होता है, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। तो ये वो समय माना जाता है कि जब आपके कृषि की शुरुआत हुई थी, जब लोगों ने क्रॉप्स, फसलें उगाना शुरू कर दिया था, उसे हम कहते हैं न्यूलॉथिक एज। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसकी शुरुआत 10,000 टाइम पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये अप्रॉक्सली है, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूलॉथिक साइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। आपको बताना है कि हमारी जो न्यूलॉथिक साइट की जो फेमस है आपके कैटल हिल्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस, इजिप्ट, ईरान, या फिर टर्की में? बिल्कुल, ये आपकी कहाँ पर, टर्की पे लोकेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और आपसे पूछा है कि हमारे सेटलमेंट की जो शुरुआत है मेहरगढ़ में, आज से कितने साल पहले शुरू हुई थी? देखो, इसकी सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो राइट आंसर ना 7,000 होना चाहिए। आज से 7,000 साल इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो बुर्ज होम के लोग हैं वो किस में रहते थे? जो उनके घर होते थे वो कौन सी शेप के होते थे? ट्रायंगुलर हाउसेस, राइट एंगुलर हाउसेस, 2 स्टोरी हाउसेस, या फिर डग हाउसेस?
बिल्कुल, देखो ये राइट एंगुलर है, मतलब ये रेक्टेंगुलर, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। तो बुर्जुहम के जो लोग हैं वो आपके किस में रहते थे, रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, याद रखना। बुर्जुहम आपको पता है ये किसकी साइट है, आपकी कश्मीर की, है ना। और वहाँ पर भी बहुत कोल्ड वेदर आपको देखने को मिलता है, जिसलिए माना जाता है कि बुर्जुहम के जो लोग हैं वो आपके रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो हड़प्पा की साइट है सुरकोटोडा, ये लोकेटेड है कहाँ पर, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सिंध में या फिर गुजरात में। देखो आपको क्या करना है, हड़प्पा की साइट्स में आपको सारी जगह याद होनी चाहिए। आज ये वन वर्ड में आपको करा रही हूँ, बट मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं सुरकोटोडा जो हड़प्पा की साइट है, आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर है, आपके गुजरात में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो सिटी है आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेट नहीं करती है, राखीगढ़ी, आपकी गनेवरीवल, कोशाल या फिर सुरकाटोडा। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये सब वो आपके 16 महाजनपद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमें जो मैन का जो स्टोन स्टैचू मिला था, कहाँ पर मिला था, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चूनोदारो में या फिर कालीबंगा में। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, मोहनजोदारो में हमें एक स्टेटाइट फिगर मिलती है बियर्ड मैन की, जो कि मोहनजोदारो में आपको देखने को मिलता है। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कई बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कॉटन का एविडेंस सबसे पहले कौन सी सभ्यता में मिला था, हड़प्पा में, इनाम गांव में, मेहरगढ़ में या लोथल में। तो आपको क्या बताना है, कॉटन कल्टीवेशन जो है इसमें से सबसे पहला एविडेंस आपको कहाँ मिलता है, बिल्कुल आपके मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान में हमें इसका एविडेंस मिलता है। और अगर इसका टाइम पीरियड भी मैं बता दूं तो इसका है 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी मैं बता रही हूँ। तो 5000 BCE का हमारा समय था जब आपके कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है जो ममीज जो हैं वो किससे रिलेट करती हैं, इंदस की सभ्यता से, आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता से। तो ममीज आपको पता है जिनके लिए आपको एक पिरामिड हमें देखने को मिलता है, और इसके लिए माइंड में सबके इजिप्शियन सिविलाइजेशन पता ही है सबको। तो ये चीज़ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग गलत करें। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में जो हिम होते हैं वो उसमें आर नोन एज पंक्ति होते हैं, पद होते हैं या फिर आपके पैराग्राफ में होते हैं या सूक्त में होते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि आपको ऋग्वेद में हिम जो है वो सूक्त में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी महाजनपद वर मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट। 11 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, 14 यानी 14 के आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 16 या 18। तो आप सभी को पता है कि टोटल हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो ये वो समय होता है 16 महाजनपद हम 6 सेंचुरी ईसा पूर्व के टाइम पर आप देखते हो, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है विच वर्ड वॉज यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेम्बर्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है जब यहाँ पर बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं पूरे ग्रुप में, आपके रन, सन, मान या गन। तो ये गना संघ आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी जो लोगों का समूह होता है उसे आप क्या कहते हो, गन कहते हो, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखो मैंने भी गना संघ कहा ना, गन मतलब तो लोगों का समूह होता है, संघ का मतलब बताना है। तो संघ का मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो लोगों के ग्रुप का जो संगठन होता है, जो उनका एसोसिएशन होता है, उसे गण संघ कहते हैं। तो टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, उसके मीनिंग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वज्जी में पूछा गया कि 16 महाजनपद में जो वज्जी हमारी एक साइट है वहाँ पर डेमोक्रेसी थी यानी लोकतंत्र था, राजतंत्र था, या आपके एरिस्टोक्रेट्स का रूल चल रहा था, या फिर संघ था। यस, यहाँ पर आपके संघ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक थी ना चीज़ें, तो इसलिए संघ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और वज्जी की अगर कैपिटल, राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है कि क्या होगी, वो वैशाली,
ठीक है, कैपिटल्स भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, देखो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन किए, वो 20 हमने हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जो देखा, जो हमने कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब हम बढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम यहाँ पर बात करेंगे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप सभी ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, राइट? तो ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे हैं, तो अब ये देखो कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इस क्लास में मैंने जानबूझकर आपके साथ बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आप ये देख सको कि आपको बेसिक क्वेश्चंस भी आप सभी सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। आगे जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस सेशन होते जाएंगे, उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो टफ होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम बेसिक चीज़ देख रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन भी आप लोग सही कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो आपको दोबारा से सारी रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ोगे तभी जाकर आप सीटेट का एग्ज़ाम अपना निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है उसे आप क्रस्ट कहते हो, कोर कहते हो, मेंटल कहते हो, या इसमें से कोई भी नहीं। कई बार हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो अगर हम आपके अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की अगर आप बात करोगे, इसमें देखो जब हमारी शुरुआत होती है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, सबसे जो टॉप पर होता है उसे आप कहते हो क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद जो लेयर होती है वो लेयर कहलाती है आपकी मेंटल। उसके बाद जो अंदर एक लेयर होती है वो होती है आपकी आउटर कोर, और उसके और अंदर जाओगे तो वो होती है हमारी इनर कोर, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें आप देखते हो। अब अगर हम बात करें कि आपके सब क्वेश्चन में पूछा है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी कहलाती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? ऑब्वियस है, कोर है ना, अभी मैंने आपको बताया। सबसे इनर मोस्ट लेयर की अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा? कोर, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। और इनर कोर जो है ये भी याद रखना, ये सबसे एक्सट्रीमली हॉट होता है, गर्म होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और मैंने थर्ड वन आपको क्या बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। हमारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज ये तीनों चीज़ें स्टेटमेंट पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है, नॉट का ध्यान रखना, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो फॉसिल फ्यूल के अंदर की में नहीं आता? कोल, पेट्रोलियम, गैस, या ये सभी? देखो अगर हम आपके फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलत दिया हुआ है, ठीक है। नॉट को हमें हटाना होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे, अगर हम नॉट की बात करें कि इनमें से कौन सी जो कैटेगरी है फॉसिल फ्यूल में नहीं आती, तो देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ऑप्शन आते हैं, है ना, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो बात हो ही नहीं सकती, तो क्वेश्चन में नॉट हम हटा देते हैं। और अगर नॉट की बात पूछी जाए और ऑप्शन में आपका वुड हो, लकड़ी, है ना, वुड जो करेक्ट आंसर माना जाता है, कि अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तब लकड़ी राइट आंसर है, बट वुड हमारे ऑप्शन में है नहीं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों ही आपके फॉसिल फ्यूल का पार्ट है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन या तो नॉट हमें हटाना पड़ेगा या तो ऑप्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पे एरोप्लेन आपको देखने को मिलता है, कि उस वाली लेयर पे वो फ्लाई करता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोनस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो मैंने आपको पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था, जो कि ऑलरेडी हमारे सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए थे, मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वहाँ पर हमारा जो एरोप्लेन फ्लाई करता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजरमेंट एयर प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, या फिर एनेमोमीटर, या फिर ये सभी? देखो अगर हम आपके एयर प्रेशर के मेजरमेंट की बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका बैरोमीटर होता है,
ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके एयर प्रेशर को नापा जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1643 में हुआ था। इटालियन के एक साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, इवेंगलिस्टा के नाम से थे। और मैंने आपको क्या बताया कि इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नोमैडिक कल्टीवेशन इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच फार्मर यूजुअली डू एनिमल ग्रेजिंग, पल्सिस क्रॉपिंग, सीरियल क्रॉपिंग या सभी। देखो नोमैडिक खाना बदोशी जो लोग होते हैं ये कल्टीवेशन करते हैं, तो इसमें ये ज़्यादातर क्या काम करते हैं, एनिमल को घास चराने का काम या फिर दाल की जो फसल है वो करते हैं। ये सारी बातें आपको बतानी है। देखो नोमैडिक कल्टीवेशन की बात करें, जिसे आप घुमंतू खेती कहते हो, तो इसे आप साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये आपका स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहलाता है ना। कई बार आपने ये पढ़ा होगा कि नोमैडिक फार्मिंग को आप नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरलिज्म के नाम से भी जानते हो, जहाँ पर ये क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये लोग माइग्रेट करते हैं, घूमते हैं। ये चीज़ भी आपने देखी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो एनिमल हर्डिंग आप यहाँ चीज़ ये देखते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट द क्रॉप ऑफ खारिफ। तो खारिफ क्रॉप जो खारिफ फसल है इसमें से कौन सा नहीं है, फोडर, राइस, मस्टर्ड या बार्ले। देखो खारिफ क्रॉप सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये आपके कौन से समय पे ये फसलें उगाई जाती है, इसका टाइम कौन सा माना जाता है। तो ये इसे आप ऑटम क्रॉप्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसका समय जो होता है वो आपके जून से लेकर के नवंबर का माना जाता है। राइस जो है ये आपका सबसे कॉमन खारिफ क्रॉप होता है, ठीक है। मस्टर्ड भी हमारा खारिफ क्रॉप होता है अगर हम देखते हैं तो। बार्ले भी होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आएगा आपका, फॉडर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है आपसे, विच लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 24 डिग्री। तो वो क्या होगा, बिल्कुल आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री जो लाइन होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आप कहते हो। और इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे सेपरेट करती है एक कैलेंडर डे को दूसरे से, ठीक है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। और इसका अगर मैं फंक्शन बताऊं तो काम क्या होता है कि ये सेपरेट करता है वन कैलेंडर को फ्रॉम द नेक्स्ट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये रन करता है कहाँ से, तो याद रखना फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल। आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में दे देंगे साउथ से नॉर्थ, नहीं, आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। तो नॉर्थ से साउथ पोल आपको देखने को मिलता है कि ये रन करता है 180 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपसे व्हाट इज़ द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर की लैटिट्यूड वैल्यू पूछी जा रही है। 0 लैटिट्यूड, 66.5 लैटिट्यूड, 23rd लैटिट्यूड या 90.5। तो देखो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। इक्वेटर की जो डिग्री होती है वो आपकी 0 होती है, ये सभी को पता है। यहाँ पर ये इक्वली हमारे ये इक्वेटर होता है जो कि आपके नॉर्थ और साउथ दोनों को इक्वली हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि कारक संक्रांति जो है ये जो स्टेटमेंट दिया है किसको डिस्क्राइब करता है। तो ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डे होता है, सबसे छोटा डे होता है, या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर का सबसे लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट डे होता है। देखो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 22 दिसंबर का जो समय माना जाता है ये हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। सबसे बड़ा दिन अगर हम बात करें तो साउथ में 22 दिसंबर की टाइम आपको देखने को मिलता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे बात करूँ आपके 21 मार्च से आपके और 23 सितंबर की बात करें तो इस दिन हमारे जो सन की जो राइज़ है वो डायरेक्ट रेज जो है वो आपके इक्वेटर पे पड़ती है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि हमारी 21 जून का जो समय है ये सबसे छोटा दिन होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है और बड़ी नाइट होती है आपके साउदर्न हेमिस्फेयर पे,
है ना। ये वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, और कई बार आपके सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि प्लैनेट रिवॉल्व क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इससे रिगार्डिंग आपको बताना है कि ये आपके क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर रोटेट करता है। तो वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या करता है, रोटेट करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये आप सभी ऑलरेडी जानते हो। तो देखो, सबको बेसिक बात है, वीनस आपका एक ऐसा ओनली प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में जो कि हमारे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। और इसको रोटेट होने में इसको कितना टाइम लग जाता है, 343, कितना हमारे अर्थ डेज में आप देखोगे 243 दिन इसको लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ द शेप ऑफ अर्थ। हमारे एक्चुअल में अगर हम बात करें, हमारे अर्थ का जो शेप है वो कौन सी शेप का है। तो देखो, माना जाता है कि हमारा जो अर्थ का शेप है ना ही सर्कुलर है, ना ओवल है, ना एप्लिस है। ये राइट आंसर ऑब्लेट है। देखो, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा। मतलब विच लाइक अ स्फेयर, कौन सी शेप बताया जा रहा है, विच इज़ अ स्फेयर लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो अर्थ है वो परफेक्टली राउंड नहीं है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।